वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंसेट्रो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट है होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस और उनका प्रैक्टिकल वे, कैसे कौन क्या काम करते हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो ऐसा आप पूछ सकते हो कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों पढ़ना है। तो ये इसका आंसर आपको जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा जिसके अंदर अपन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों हम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो आज का इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। तो हम ओनली फॉर उतना ही पढ़ेंगे जो डाटा साइंस से रिलेटेड हो, ठीक है। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम उसके अराउंड डाटा साइंस के अराउंड जितना भी है हम उसको कवर करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम नॉर्मली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोजेनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब देखो होगा क्या। अब जो ये मैं पेन चेंज कर देता हूँ, एक ब्लैक पेन। अब देखो होगा क्या। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो वो होगा क्या, एक लीनियर होगा दूसरा इक्वेशन होगा। तो उनसे जो हमारा ये सिस्टम बनेगा, एक तो ये बनेगा दूसरा ये बनेगा। अब देखो लीनियर इक्वेशन होता कैसे, ये पता होना चाहिए। लीनियर, तो लीनियर का मतलब होगा जैसे 2x + 3y इस टाइप का इक्वल्स टू 0, या 2x + 3y इक्वल्स टू 1 इस टाइप का हमारे इक्वेशन होंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, लीनियर। तो इन लीनियर इक्वेशन से 3 या 4 इक्वेशन होगी, या बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, n इक्वेशन भी हो सकती। तो उनसे जो सिस्टम बनेगा उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो उसमें 2 टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे पास, एक होगा होमोजीनियस, दूसरा होगा नॉन होमोजीनियस सिस्टम। देखो होमोजीनियस क्या होगा, जिसके अंदर ax = b होगा, और नॉन होमोजीनियस क्या होगा, ax = 0 होगा। अब पहले हम समझ आते हैं कि ये चीजें हमारे काम कहाँ आएगी और किस तरह काम आएगी। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो हमें वो जानकारी पता चल जाएगी। देखो जब हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पढ़ते हैं, तो अब देखो जब हम मशीन लर्निंग पढ़ते हैं तो मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन होता है, हम पीसीए पढ़ते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं। जब हम डीप लर्निंग या एनएलपी पढ़ते हैं तो न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं और डाटा कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो ये इन सब के अंदर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का क्या रोल है, तो पहले हम थोड़ा बहुत उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करेंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो नॉर्मली जो होमोजीनियस सिस्टम होता है, देखो जब लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें जो टारगेट वेरिएबल होता है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। बट द होमोजीनियस सिस्टम अपीयरिंग व्हेन चेकिंग द रेजिडुअल एंड कांस्टेंट। अगर आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ना है तो आप इस पॉइंट पे उन चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन अब इस पे डिस्कस करते हैं नॉन होमोजीनियस होगा तब क्या होगा। देखो रिग्रेशन इक्वेशन आर नॉन होमोजीनियस होता है, मतलब ये होना चाहिए इस टाइप का, राइट। अब हम देखते हैं जब हम पीसीए करेंगे तो पीसीए क्या होता है, डायमेंशन रिडक्शन के लिए यूज होता है। तो उसके अंदर हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये आइगन वेक्टर। तो अब आइगन वेक्टर से पहले हम होमोजीनियस पढ़ लेते हैं या नॉन होमोजीनियस पढ़ लेते हैं, ताकि हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें और अच्छे से समझ में आए। तो उससे पहले पढ़ने के लिए हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर ये सेंटरिंग करने के लिए और स्केलिंग करने के लिए भी यूज होता है। जब हम ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं तो ये ऑप्टिमाइजेशन में भी यूज होता है, फिजिबल डायरेक्शन के लिए, राइट। और ये एक्चुअल वैल्यू रिसोर्स लिमिट के लिए भी यूज होता है। अब जब हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं, तो जो उसका वेट होता है, तो वेट को अपडेट करने के लिए यूज होता है।
और जब नॉन होमोजेनियस का देख लेते हैं, तो जब ट्रेनिंग इक्वेशंस आर नॉन होमोजेनियस बिकॉज दे इंक्लूड बायस टर्म। जब हम न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं, तो जब न्यूरल नेटवर्क पढ़ते हैं तो जो उसकी लेयर होती है, तो उसके अंदर एक टर्म ऐड होती है, उसको बोलते हैं बायस, और उसी बायस के लिए ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम का ये रोल प्ले करता है। ठीक है, और अब देख लेते हैं डाटा कंसिस्टेंसी सेट के बारे में। जब होमोजीनियस सिस्टम होता है वो डिपेंडेंसी अमॉन्ग फीचर्स होता है, और नॉन होमोजेनियस सिस्टम चेक इफ ऑब्जर्व डाटा फिट्स द मॉडल इक्वेशन। तो ये इन सब के अंदर कहीं ना कहीं हमारा ये सब होमोजीनियस 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 एंड नॉन होमोजीनियस का रोल प्ले है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस से, राइट। अब देखो नॉन होमोजीनियस का बारे में हमने क्या बताया था कि वो क्या होगा, ए एक्स इक्वल्स टू बी, राइट, ये वाला होना चाहिए, राइट। अब देखो, अब इसमें ए क्या होगा, एक्स क्या होगा, बी क्या होगा, और उनके जो रोज कॉलम क्या होंगे, ये सब क्या होगा, अभी हम डिस्कस करते हैं। अब ये क्या, ए मेरा मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। एक्स क्या होगा, वेरिएबल मैट्रिक्स होगा, या अननोन वेक्टर होगा, या सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बी क्या है, बी देखो कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा, या कांस्टेंट वेक्टर कह सकते हैं। देखो अब यहाँ पे जो ये m क्रॉस n है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम है। लेकिन जो नंबर ऑफ रोज शो क्या करता है, नंबर ऑफ इक्वेशन, कितनी इक्वेशन है। और जबकि n क्या शो करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, उस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल। जैसे देखो मैंने 3x प्लस 2y लिखा है, इक्वल्स टू मैंने 4 लिख दिया। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल 1 एंड 2, तो ये क्या करते हैं, वेरिएबल को शो करते हैं। अगर मैं, ये तो मेरी एक इक्वेशन ये हो गई, अब मैं लिख देता हूँ 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 6, ये हो गया मेरा 2 इक्वेशन, राइट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड ये इक्वेशन सेकंड, तो ये नंबर ऑफ इक्वेशन को शो करता है, तो 2 इक्वेशन हो गया, 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा 2 क्रॉस 2 इस टाइप से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो x वाला है, x में भी वही है कि नंबर ऑफ द वेरिएबल्स मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे 1 होगा, राइट। मतलब जो कॉलम होगा वो मेरा 1 कॉलम होगा, राइट। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन मल्टीप्लाई 1, मतलब यहाँ पर भी कॉलम 1 होगा। अब देखो ये कैसे काम करेगा। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं ये देख लेते हैं कि जो ये ए क्रॉस बी लिखा है, तो हमारा मैट्रिक्स कैसा था, ऐसा था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा था, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो अब क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, राइट। हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो ऐसे होगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n प्लस 1। ये भी मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कुछ मेन पॉइंट है जिनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब देखो मेथड टू सॉल्व नॉन होमोजेनियस सिस्टम। अब हम आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये सब कैसे। देखो पहले मैंने आपको रैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो रैंक के कॉन्सेप्ट में हमने यही जाना था कि रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो जब हमने रैंक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो हमने यही जाना था कि रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम वही रैंक के कॉन्सेप्ट से हम चेक करेंगे कि वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है या इनफिनिट सॉल्यूशन दे रहा है, या कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड है हमारा इधर, ये वाला मेथड है रैंक मेथड, ठीक है। अब ये बोला है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ये पॉइंट है, ऑर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल्स टू एन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू अपन ये तीनों टेस्ट करेंगे। दूसरा बोल रहा है कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी होना चाहिए, बट लेकिन ये जो एन है, एन क्या था, एन था नंबर ऑफ वेरिएबल से अगर कम है तो इनफिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए एंड बी, तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। इसका आगे जाके एग्जांपल लेंगे, सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है मैट्रिक्स मेथड। ये तभी अप्लाई होगा जब नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशंस बोथ आर इक्वल होगी। तो इसका मतलब यही होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ
वेरिएबल, राइट, इक्वल होंगे। और अपन यही बोल सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, या ऐसे बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्वेशन, राइट, नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, राइट। अब देखो, अब जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैंने ये बताया था ऐसा कि अगर कोई मेरा मैट्रिक्स है, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो कैसा मेरा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इतना पता है। अगर मेरा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, राइट, अब 0 है तो वो कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया? वो एडजेंट ऑफ ए एंड जो मेरा मैट्रिक्स होगा पी, अगर वो दोनों 0 है तो इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 है, अगर उसका डिटरमिनेंट, तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये सब कैसे क्या काम करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसके थ्रू अपन पहले रैंक मेथड से समझेंगे, दूसरा मैट्रिक्स मेथड से समझेंगे। तो अब देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस का। तो हम पहले इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा मैंने लिखा है कि 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2, राइट। एंड थर्ड लिखा है 3x प्लस जेड इक्वल्स टू 3, एंड फोर्थ इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब देखो इसके अंदर वेरिएबल कितने? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन। तो हमें ये पता चल गया कि मैक्सिमम वेरिएबल कितने हो गए? वेरिएबल्स कितने हो गए? 3, देखो। एंड नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो गए? नंबर ऑफ इक्वेशन कितने हो गए? 4, राइट। अब देखो, जो हमारा सिस्टम था कैसा होना चाहिए? ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अब हम इसको लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो अब इधर में हमने एक मैट्रिक्स लिख देते हैं। देखो हमारी मैट्रिक्स होगी इस टाइप की। देखो मेरा हो गया 1 माइनस 1 एंड 2, राइट। दूसरा 2 1 माइनस 1 3 0 1 1 2 एंड माइनस 3, राइट। यहाँ पे कितना हो गया मेरा? 4 क्रॉस 3। यहाँ पे क्या हो गया मेरा? x y z, राइट, इक्वल्स टू, अब b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू हुई 1 2 एंड 3 एंड 1, ये भी होगा। तो ये होगा मेरा 1 2 3 एंड 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो रो कितने? 4 एंड कॉलम कितने? 1, 3 क्रॉस 1, राइट। तो मेरा ये वाला बन गया जो मैंने आपको ऊपर बताया था, इस टाइप का इक्वेशन बन गया है, राइट। ये वाला इक्वेशन बन गया है, ये वाला इक्वेशन बन गया, राइट। तो अब हम आगे करते हैं कि आगे हम कैसे करेंगे। देखो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? ए क्रॉस बी, ये वाला हमें इस टाइप का मैट्रिक्स बनाना है, राइट। तो इस टाइप का मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें जो मैट्रिक्स था उसको इसी तरह लिखना है, राइट। लिख देते हैं। देखो मैं लिख देता हूं 1 माइनस 1 एंड 2 एंड 1, ये वाला हो गया, राइट। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला हो गया। 2 1 माइनस 1 एंड 2 3 0 1 एंड 3 1 2 एंड माइनस 3 एंड 1, राइट। तो अब करना क्या है?
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, मैंने ये बताया था कि आपको रो ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, कॉलम ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, राइट। तो अब होता क्या है, अब ये जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो इसके नीचे वाले जो भी एलिमेंट है उन सबको क्या करना होता है, क्या करना होता है, जीरो करना होता है, राइट। अब जीरो करने के लिए हम क्या क्या करेंगे, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है रैंक, रैंक फाइंड आउट करने के लिए हर एक मेन एलिमेंट, इस एलिमेंट के नीचे वाले जो भी एलिमेंट होंगे उनको जीरो करना है, फिर हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इस पॉइंट के नीचे वाले जीरो एलिमेंट करने, इस पॉइंट पे आएंगे, इसको जीरो करना है। और ये सेम प्रोसेस इसके साथ में भी होगा, राइट। तो अब हम ये वाला प्रोसेस करते हैं आगे के। तो देखो मैं ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ पे, देखो फर्स्ट ऑपरेशन हो गया R2, R2 क्या हो गया, R2 माइनस 2R1 2R1, राइट। दूसरा ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन क्या हुआ, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1, ये भी हो गया। और फोर्थ ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन ये हो गया R4 इक्वल्स टू R4 माइनस R1, राइट। अब देखो ये मेरा रो कौन सा था, R2, ये कौन सा रो है R3, ये कौन सा रो है R4, ये मेरा रो कौन सा है R1, राइट। तो अब इसको मुझे जीरो करने के लिए मैंने सही ऑपरेशन लगाया, ये 2 लिखा है, 2 माइनस 2 गया तो जीरो हो गया, एंड 3 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो हो गया, और 1 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो हो गया। तो अब इसको करने के बाद में मेरा कैसा मैट्रिक्स आएगा, देखो अब देखो ये ऊपर वाला तो सेम रहेगा, 1 माइनस 1 एंड 2 एंड 1, राइट। ये वाला तो सेम रहेगा, ये वाला क्या हो गया, राइट। अब ये वाला क्या हो गया, ये वाला चेंज हो गया, देखो 0, ये हो गया मेरा 3 माइनस 5 एंड ये भी 0 हो गया, राइट। आराम से देखो, क्योंकि ये वाला 0 होने की वजह से ये वाला भी 0 हो गया। अब ये क्या हो गया मेरा, ये 2 की जगह ये हो गया, एंड 2 माइनस माइनस प्लस ये 3 हो गया, एंड ये -1 एंड -2 -4 हो गया, एंड -5 हो गया। तो इसी वजह से आगे भी क्या हो गया मेरा 0, ये कितना हो गया मेरा 3 माइनस 5 एंड 0, ये वाला क्या हो गया 0 3 माइनस 5, ये सब सेम हो गया, राइट। और ये वाला क्या हो गया मेरा 0, क्यों हुआ, ये वाले एलिमेंट देखा जाए और ये वाले एलिमेंट देखा जाए तो सब सेम है, राइट। इस वजह से ये वाले 0 हो, ये वाला भी 0। अब करना क्या है, देखो एक प्रॉपर्टी भी है पर प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होगा। अब करना कि इसके नीचे वाले एलिमेंट को भी मुझे 0 करना है। तो अब मैं 0 कैसे बनाऊंगा, तो इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इसमें से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे 2 ऑपरेशन और लगाने, 2 ऑपरेशन कैसे लगाना, देखो अब मुझे करना कि R3, इस रो को 0 करना है, इस रो को करना है, तो R3 एंड R4 पे ऑपरेशन लगाएंगे। देखो R3 पे क्या ऑपरेशन होगा, R3 माइनस R2, और R4 पे क्या होगा R4 माइनस R2, राइट। ये वाला ऑपरेशन हो गया। अब देखो अब ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन लगाना है, तो ऑपरेशन लगाना है तो देखो अब मेरी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, ये वाला जो फर्स्ट रो है वो सेम रहेगा, -1 1 एंड 2 एंड 1, राइट। सेकेंड वाला भी सेम रहेगा, राइट। ये वाला -0 एंड 0 हो गया। अब देखो ये वाला क्या होगा, इसको तो मुझे पूरा 0 करना है, तो ये और ये दोनों सेम है, 0 0 0 0 था, ये भी 0 0 0 0 बन गया, राइट।
ये वाला भी मेरा ये बन गया, राइट। अब क्या है, ये मेरा कितना है, 4x4 का मैट्रिक्स है, राइट। तो अब क्या है कि अगर मैं जो मेरा ए मैट्रिक्स है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, राइट। तो ये वाला मेरा पार्ट बी का है, ये मेरा पार्ट ए का है। तो अब मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का देखूं तो उसका रैंक कितना है, 2, राइट। अब इस मैट्रिक्स का रैंक देखा जाए तो 1 2, क्योंकि ये 0 0 है तो इनका रैंक नहीं होगा, राइट। तो नॉन जीरो रोज, तो इसके अंदर नॉन जीरो रोज कितना है, 2 है, तो इसका रैंक हो गया 2, राइट। अब हम देखते हैं इस पूरे का, इसका इसका पूरा मैट्रिक्स, ये मेरा पूरा 4x4 मैट्रिक्स को मान के मैं रैंक चेक कर रहा हूँ। तो रैंक ऑफ ए ऑर्गुमेंटेड बी, इसका रैंक कितना है। अब देखो इसका इसका ये वाला देखो, ये वाला रोज एंड ये वाला रोज पूरा 0 है, तो नॉन रोज कितना है, 2, तो इसका भी रैंक कितना है, 2, राइट। तो अब जब हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, ये दोनों तो इक्वल है। तो जैसा कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या था मैं आपको ऊपर में दिखा देता हूं। देखो अब हमने ये पढ़ा था रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल्स टू एन एंड रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू बी एन। देखो अब हमारा क्या है, अब हमने ये पढ़ा था क्या ये मेरा इक्वल है एन के इक्वल या मेरा लेस देन एन के इक्वल। एन क्या था मेरा, नंबर ऑफ वेरिएबल या और क्या था, नंबर ऑफ कॉलम, राइट, कॉलम के इक्वल। अब देखो हमारा नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3, राइट। तो अब जब मेरा ये नंबर ऑफ कॉलम 3 है उससे लेस देन इक्वल्स टू जो नंबर ऑफ ये रैंक है ए कॉमा बी का, वो इक्वल किसके है, रैंक ऑफ ए, राइट। क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी 2 है, लेस देन 3 इक्वल्स टू 2, राइट। तो इस वजह से मेरा क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो आ गया, अगर मेरे नंबर ऑफ इसके इक्वल होता तब क्या होता, मेरा यूनिक सॉल्यूशन आता, राइट, यूनिक सॉल्यूशन आ जाते, राइट। अब देखो मैं और बता देता हूँ, यूनिक सॉल्यूशन आ जाते जब जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड बी के इक्वल होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, जबकि ये हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। अब देखो होता क्या, इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैं 3 लिख देता, यहाँ पे अगर मेरा 3 होता, राइट, तो ये मेरा नॉन इक्वल हो गया, देखो नॉन जीरो हो गया। देखो तो अब यहाँ पे मेरा क्या है, रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। क्यों, देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वाला ये वाला है, राइट। मैं ये दूसरे पेन से शो कर रहा हूँ, 1 मिनट, डेट पेन लिया। देखो ये जो मेरा मैट्रिक्स है ये वाला, अब देखो इसके अंदर मेरी 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स है, तो इसके अंदर मेरा रैंक कितना है, क्योंकि इसके अंदर ओनली फॉर 2 नॉन जीरो रोज है, राइट। तो इसका रैंक हो गया मेरा 2 नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। अब देखो इसको मैं हटा के, अब मेरा ये पूरा मैट्रिक्स है, राइट। अब इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर नॉन जीरो रोज कितनी, 3 है, राइट। तो अब इसका रैंक कितना है, 3। क्या 2 एंड 3 इक्वल है, 9। तो इस वजह से
इसके अंदर जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो कवर कर रहा है, राइट। तो नहीं है तो यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट। तो ये मेरा ऑल ओवर कवर हो गया है कि हम एक रैंक मेथड से कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हो गया मेरा मैट्रिक्स मेथड से। अब ये मैट्रिक्स मेथड कैसे काम करते हैं, लेट सपोज अगर मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, यही वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, राइट। अब देखो मैट्रिक्स मेथड कब यूज करेगा, जब हमारा मैट्रिक्स हमेशा स्कोर फॉर्मेट में होगा, राइट। अगर कोई मैट्रिक्स स्कोर नहीं है तो उस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो अब देखो होगा क्या, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, राइट। तो उस एग्जांपल के थ्रू मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, राइट। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो, अब मैं इसका रैंक देखूं। अब मैंने ऑलरेडी पिछले एग्जाम में बताया है कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना होता है, रैंक ऑफ द ए इक्वल्स टू कितना होता है मेरा 3 होता है, राइट। अब देखो मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करूं, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है, मान ले ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट कितना है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, राइट। ये हम जानते हैं। तो अगर हम जानते हैं तो इस मैट्रिक्स का रैंक 3 है और नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका इक्वेशन कैसे बन सकता है, देखो ये हो गया x प्लस 0y प्लस 0z, दूसरा 0 प्लस वाई जी सॉरी, हाँ सॉरी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0x प्लस वाई प्लस 0z एंड 0x प्लस 0y प्लस z, ये वाले तीनों इक्वेशन हो। तो इस बेस पे अगर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो हमें जो यहाँ पे जो भी मेथड पढ़ रहे हैं, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इसका देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट, एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब देखो, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, अगर मेरा डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 है एंड जो एडजेंट है वो अगर मैं बी से करूँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और बी नॉट इक्वल टू 0 नो सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं आपको यहीं पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखो कैसे, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को ले लूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 0, राइट। चलो मैं इसको डिलीट कर देते हैं, यहीं पे ले लेते हैं 0, राइट। अगर ये लिया तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, मेरा 0 है, राइट। एक मिनट, देखो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। अब ये मेरा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया, राइट। तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, जब मैं डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हम दूसरा क्या चेक करना है, बी का वैल्यू चेक करना है, बी का वैल्यू क्या होगा। तो अब देखो हमारे पास में तो बी है नहीं क्योंकि हमने तो नॉर्मल लिख दिया। तो अगर मेरा बी, पहले तो हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, दूसरा हमारे पास में बी, अगर बी देखेंगे पहले एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। देखो किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अब आपके लिए होमवर्क है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना, और मैं आपको बी दे देता हूँ, बी की वैल्यू होगी आपके पास में 1 2 एंड 3। फिर आपको देखना है, फाइंड आउट करना है कि मैट्रिक्स का इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नॉट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा, तो ये आपको होमवर्क फाइंड आउट करना है। तो ये हो गया मेरा नॉन होमोजेनियस सिस्टम, राइट, नॉन होमोजीनियस सिस्टम।
कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे काम नहीं करता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। आप देखो होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा। अब देखो होमोजीनियस सिस्टम में एक मैट्रिक्स होगा, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, ये मेरा, ये भी मैट्रिक्स होगा, ये मेरा जीरो मैट्रिक्स होगा। तो अब ये क्या है, ये वही सेम है, नंबर ऑफ, ये क्या होगा, मेरा नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, नंबर ऑफ इक्वेशन हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल, ये वन कॉलम हो गया, ये मेरा नंबर ऑफ इक्वेशन एंड वन हो गया, राइट। अब देखो ये मेरा क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये मेरा कांस्टेंट मैट्रिक्स है। लेकिन जब हम होमोजीनियस पढ़ते हैं तो जो कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है वो हमेशा जीरो होता है, जबकि नॉन होमोजीनियस में हमारा ये जीरो नहीं था, राइट, ऐसे ही था। तो अब होगा क्या, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, क्या है, कैसे काम करेगा, हम इसके बारे में देख लेते हैं, राइट। अब देखो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, राइट। होगा क्या, अब इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, या यूनिक सॉल्यूशन होंगे, उन सब के बारे में हम कैसे क्या फाइंड आउट करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं, या सिस्टम कंसिस्टेंस है या नॉट कंसिस्टेंस है, उन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन को अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, मैं 3 to 4 इक्वेशन लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल्स 0, राइट। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y, सॉरी x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल्स टू 0। थर्ड minus x plus 4y minus z equals to 0 and 4x plus 4y plus 2z equals to 0। अब देखो ये मेरी क्या है, 4 इक्वेशन है, तो 4 इक्वेशन है तो m की वैल्यू हो गई मेरी 4, राइट। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, n इक्वल्स टू हो गया 3, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 का एक मैट्रिक्स होगा, वो कौन सा है, ए, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारे क्या था, ए एक्स इक्वल्स टू 0, ये वाला होने वाला है, राइट। क्यों, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो सब मेरी 0 होगी यहाँ पे, तो इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस, राइट। तो अब इस टाइप की क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि होमोजीनियस सिस्टम होते हैं वो हमेशा ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, राइट। दैट्स वन पॉइंट। अब देखो अब इस केस का हम एक सॉल्यूशन निकालते हैं, होगा क्या कि इस टाइप के सॉल्यूशन को हमें कैसे देखना है, तो कैसे लिखते हैं ये पॉइंट नोट कर लेना सर। तो अब मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। देखो अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्मेट कैसे लिखते हैं, देखो, राइट। अब इसको मैंने लिखा है 2 माइनस 1 4 1 2 माइनस 2 माइनस 1 4 माइनस 1 4 4 8 2, राइट। अब देखो यहाँ पे जो x मैट्रिक्स है वो क्या होगा, मेरा x y एंड z इक्वल्स टू 0 0
0, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया, बी मैट्रिक्स, ये मेरा हो गया एक्स मैट्रिक्स, ये मेरा हो गया ए मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो गया मेरा 4x3, इसका क्या हो गया 3x1 एंड इसका हो गया मेरा 4x1, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको इस तरह तो लिख ही सकता हूं, क्या ए मैट्रिक्स थी 4x3, एक्स मैट्रिक्स था वो 3x1 एंड इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स था वो कितना था मेरा 4x1, राइट। तो अब इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके हम क्या क्या बोल सकते हैं, देखो मैं बताऊं, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय observation, by observation we can say that, we can say that जो मेरा x मैट्रिक्स है x y एंड z वो क्या है मेरा 0 0 0, इस x y z की वैल्यू क्या 0 0 है, तो उसको बोल सकते हैं इज द solution of the above equation, right, ठीक है। दूसरा देखो, this special type of solution always exist करते हैं, always exist, right। तो only for in case of homogeneous, right, homogeneous। देखो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया था कि होमोजीनियस सिस्टम ऑलवेज हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। देखो एक पॉइंट और बता देता हूँ यहाँ पे कि इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन देते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और उनको क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, राइट। देखो अब हुआ क्या, ध्यान देने वाली बात क्या है इसके अंदर, तो जीरो सॉल्यूशन होगा मेरा, देखो जीरो सॉल्यूशन नॉट इक्वल्स टू नो सॉल्यूशन, दोनों इक्वल नहीं है, राइट। कैसे, देखो जीरो सॉल्यूशन के अंदर मेरा 0 0 0 होगा, कुछ तो होगा, लेकिन नो सॉल्यूशन अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जीरो सॉल्यूशन नॉट इक्वल्स टू द नो सॉल्यूशन, राइट। अब देखो दूसरा हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। अब देखो एक मैं ब्लैक पेन चेंज कर देता हूँ, ब्लैक पेन करते हैं अपन। देखो पॉइंट नंबर 1, देखो पॉइंट नंबर 1 क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो वो हमेशा मेरे किसके इक्वल होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन के इक्वल होंगे, राइट। और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमेशा जीरो सॉल्यूशन के इक्वल होते हैं और वो हमेशा ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं, राइट। यहां तक ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 है कि जब इनफिनिट सॉल्यूशन कब होंगे, देखो इनफिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, वो किसके होंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के इक्वल होंगे, राइट।
या ऐसा भी बोल सकते हैं कि नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, राइट। अब देखो ये एक थर्ड पॉइंट बता देता हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, देखो homogeneous system is never inconsistent because trivial solution always exist। देखो जो homogeneous system है, लिख देता हूँ, homogeneous system है is never inconsistent, राइट। जबकि नेवर इज इनकंसिस्टेंट होते क्योंकि होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, राइट। क्योंकि देखो क्यों इनकंसिस्टेंट, नेवर इनकंसिस्टेंट होते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है होमोजीनियस सिस्टम के अंदर, राइट। अब देखो होमोजीनियस सिस्टम के अंदर हमारे पास में दो टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देखो जो होमोजीनियस सिस्टम है तो उसके अंदर हमारे पास में दो टाइप के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से, पहला है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। दो टाइप के सॉल्यूशन है। अब देखो ये वाले याद रखना, इसमें दूसरा रखना कि हमेशा होमोजीनियस सिस्टम होता है वो हमेशा कंसिस्टेंस होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि होमोजीनियस सिस्टम कभी भी इनकंसिस्टेंस नहीं होता है क्योंकि हमेशा उसके अंदर ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इस वजह से, राइट। अब देखो अब समझने वाली बात क्या है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपको बता दिया कि कब क्या होगा और किस तरह सॉल्यूशन होगा, एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, ये सब बता दिया। अब मैं इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे नहीं फाइंड आउट करेंगे, वो भी बता देते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, राइट। जिसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह जो होमोजीनियस सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। देखो मैं दो इक्वेशन लेता हूँ। पहले मैंने लिया 2x + y - z = 0, राइट। दूसरा लिया मैंने 4x + 3y - z = 0। मेरे पास में ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड है, राइट। अब देखो होगा क्या, कैसे क्या होगा। देखो मैं क्या करता हूँ कि इनको मैं एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख देता हूँ, राइट। अब मैं इसको रैंक मेथड से फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। देखो 2 1 -1 4 3 एंड -1, राइट। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं मैंने x y एंड z = 0, 0, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं इससे इसका रैंक फाइंड आउट करता हूँ तो क्या हो गया, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा। ऑपरेशन क्या है, ये मेरा रो नंबर 1 एंड ये क्या होगा मेरा रो नंबर 2। देखो तो R2 = R2 - 2 R1, राइट। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद में क्या हो, 2 1 -1, राइट। ये क्या हुआ मेरा, ये 0 हो गया, राइट। ये 0 हो गया, ये कितना हुआ 3 - 2, तो ये कितना हो गया मेरा 1, राइट। 3 - 2 1, ये -1 एंड माइनस माइनस +1 तो +2, तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 1। यहाँ तक हो गया। दूसरा क्या है x y z। अब मैं इसको वापस मल्टीप्लाई करूँ तो एक इक्वेशन बना है x + y - z, ये हो गया। दूसरा y + z = 0, ये इक्वेशन बन गया 2, ये वाला इक्वेशन 0। अब देखो होगा क्या, अब मैं y = क्या लिख सकता हूँ, z लिख सकता हूँ, y = -z लिख दिया। अब मैं इसी इक्वेशन को पुट कर देता हूँ, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये क्या हो गया, x - z = 0, तो x = क्या हुआ 2z, राइट। ये वाला इक्वेशन हो गया, राइट।
तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब देखो जो मेरा एक्स वाई था ये क्या था, एक्स वाई एंड जेड, राइट। तो इस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2z, y की जगह क्या लिख सकता हूँ, -z, z की जगह z। तो अब देखो मैं z कॉमन ले लिया, z कॉमन लिया तो क्या हो, ये आ गया 2 -1 एंड 1, राइट। तो इस तरह से मेरे सॉल्यूशन आ गया। तो मैं सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लिया, सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन, और हर होमोजीनियस सिस्टम में ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होता ही है, लेकिन कभी कभी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी होता है, राइट। अब ये मेरा क्या है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, राइट। ट्रिवियल सॉल्यूशन तब होता है जब 0 0 0 सब 0 हो जाता है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाता। तो अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल वे में कि प्रैक्टिकल वे कैसे होता है, कैसे हम देखेंगे सिस्टम क्या है, इक्वेशन कैसे काम करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कैसे हम प्रैक्टिकल वे में देखना होता है, तो अब हम डिस्कस करते हैं ये वाला। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमने दो इक्वेशन लिया, राइट। यहाँ पे देखो तो 2x + 3y, देखो यहाँ पे देखो 2x + 3y = 5 एंड x - y = 1। देखो हमने एक मैट्रिक्स लिया, अब इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख दिया 2 3 1 एंड -1, राइट। 2 3 एंड x y, तो ये मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, जैसा कि हमने पीछे देखा था। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स क्या है मेरा, 5 एंड 1, ये मेरा कांस्टेंट वेक्टर हो गया। अब देखो मैं ये मेरा मैट्रिक्स लिखा तो 2 1, ये मैट्रिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब देखो हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं, राइट। नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं तो b की वैल्यू मेरी नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो अब मैं x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, तो देखो x एंड y की वैल्यू क्या है, मेरे x की वैल्यू आई 1.6 एंड y की वैल्यू आई मेरी 0.6। तो ये मेरा नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो गया। अब देखो होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं तो b की वैल्यू होती है वो मेरा 0 0 होता है। तो ये मेरा सॉल्यूशन क्या है, 0 एंड 0। तो ये मेरा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो गया या जीरो सॉल्यूशन आ गया, और सिस्टम मेरा क्या है, कंसिस्टेंट है, राइट। अब देखो ये नल मैट्रिक्स हो गई, नल मैट्रिक्स ऑफ ए, राइट। अब देखो लीनियर रिग्रेशन, अब लीनियर रिग्रेशन हमेशा नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात होती है। अब देखो ये मैंने रिग्रेशन लिया एक्स बीटा इक्वल्स टू वाई, तो एक्स की वैल्यू मैंने ये ले ली जो हमारे फीचर्स है विथ बायस टर्म, राइट, एंड वाई ले लिया मैंने टारगेट है। तो अब मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं, तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है वो मेरा 0.666 एंड 0.5 आ गया, वो मेरा क्या है, बीटा, राइट। यहां तक ठीक है। अब जब हम पीसीए की बात आती है, होमोजीनियस आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, तो अब इसमें क्या है, आइगन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे फाइंड आउट नहीं करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, कैसे आइगन वैल्यू का, कैसे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, किस तरह उनका रोल आगे काम आएगा, राइट। तो इसमें हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये मैट्रिक्स हो गया 2 3 4 0.5 0.7 2.2 ऑल दोस, राइट। तो इसमें हमने आइगन वैल्यू फाइंड आउट किया है। देखो आइगन वैल्यू आया 1.73 एंड 0.05, एंड उस आइगन वैल्यू के जो डायरेक्शन है ये वाले दो आ गए, राइट। तो इन सब के बारे में डिस्कस करा। अब देखो इसमें जो हमारा देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, अब देखो मैं आपको बता देता हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो अब देखो ये वाला है, राइट। अब देखो एक मेरा इक्वेशन ये वाला था, दूसरा मेरा ये वाला इक्वेशन था। अब जो सॉल्यूशन है वो एक पॉइंट आ रहा है, दोनों लाइन इंटरसेप्ट तो कर रही है, लेकिन एक सॉल्यूशन आ रहा है जहां पे दोनों इक्वेशन मिल रही है, राइट। तो इसी तरह हमें चेक करना है। तो आगे मैंने बहुत फाइंड आउट किया। देखो अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि जब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का है, ये मैंने मैट्रिक्स लिया, अभी मैट्रिक्स लिया और मैट्रिक्स का मैंने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया। अब मैं इफ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो उसके भी बाद में क्या है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो अब इस जो मेरा डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो उसका मेरा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। तो वो ये तो मैंने आपको बताया था। अब देखो मैंने रैंक भी बताया था। देखो अब मेरा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का 2 है और जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स वो भी 2 है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर मैट्रिक्स का रैंक 2 है और आर्गुमेंट मैट्रिक्स का भी रैंक 2 है
और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल भी 2 है, तो उस मैट्रिक्स का हमेशा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में मेरा यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देखो अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो इफ, एलिफ एंड एल्स का यूज किया है, तो मेरा अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है तो मेरा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में मेरा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अगर ये वाला होता सेकंड केस, तो एलिफ होता तो मेरा इनफिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर देता, अगर कुछ भी नहीं होता तो मेरा नो सॉल्यूशन आ जाता। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, और वो हमारे इस डाटा साइंस के अंदर किस तरह यूजफुल है, उन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।